हैदराबाद कोर्ट ने वो शिकायत खुद ब खुद वापस कर दी जिस शिकायत से मीनाक्षी नटराजन की सीट गई। आग लगने से 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। एक कहा जाता है, कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब जो समर्थ है, जो समर्थ है, जो ताकतवर है, वो दोषी नहीं हो सकता। और मैं ये बात पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने इस देश की न्यायपालिका पर भी बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह छोड़ा। ये ऐसा हाल फिलहाल के दिनों में ये एक ऐसा पहला मामला निकल के सामने आया जिसमें अगर मिलॉर्ड चाहते, अगर अदालत चाहती, तो शायद किसी एक साफ छवि वाले शख्स को, उम्मीदवार को, उसको उसका पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले ही फुल स्टॉप नहीं लगाना पड़ जाता। मीनाक्षी नटराजन की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या है दोस्तों। मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या हुआ है उस घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से, बड़े नाटकीय तरीके से एक याचिका लगाई गई, उसमें उनको आरोपी बनाया गया और चूंकि वो आरोपी थी इसलिए उनका नामांकन, राज्यसभा चुनाव का नामांकन खारिज हो गया। और बड़ा सरप्राइजिंगली, और जैसे ही खारिज हुआ वैसे ही उनके खिलाफ जो शिकायत थी वो भी अदालत ने जो है नामंजूर कर दी। सोचिए ये कितना बड़ा कांड है, लेकिन इस देश में कोई कुछ बोलेगा नहीं। अभी बताऊंगा। एक और कांड हुआ है। ये मिलॉर्ड हैं हरियाणा की मिलॉर्ड टिंडर के चक्कर में फंस गई। राइट स्वाइप किया नहीं कि लाखों लाख रुपए उड़ा बैठी। अब चूंकि शर्म है, चूंकि चेहरा बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो घर की नौकरानी को फांसा उसमें। लेकिन अदालत ने जब फैसला सुनाया तो कह दिया कि यह बात गलत है, आप अपने नाम से याचिका डालो, आपके साथ कांड हुआ और नौकर का नाम लगा रहे हो। ये ठीक वैसे ही मामला है, आप समझ लीजिए कि कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर, अब तो नहीं रहे, के घर में आग लगी, बोरो पैसा रखा था, सारा जल गया और मानते मानते चले गए, कुछ नहीं हुआ उनका, सिर्फ नौकरी गई और अब जो है मामला शांत हो गया। तो करप्शन न्यायपालिका में इस तरीके से है, इसके आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। अभी उस खबर के बारे में, और एक और बड़ी मजेदार खबर है। यह खबर वाराणसी की है। वाराणसी की में एक अदालत में, कोर्ट में, वाराणसी की कोर्ट में मिलॉर्ड की कुर्सी पर एक महिला आकर के बैठ गई और वकीलों के सामने ऑर्डर करने लगी। हड़कंप मच गया, न्यूज रूम में बवाल मच गया। अभी उस खबर के बारे में बताता हूं। और भी बहुत सारी खबरें हैं। खबरें भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से उसकी चोरी, बेईमानी और उसकी धांधलेबाजी की आग से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आज तक की इस खबर को देख लीजिए। जिस केस में नोटिस पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, वही याचिका कोर्ट ने लौटा दी, सुनने से इनकार कर दिया। अब बताइए इसमें दोषी कौन है? अदालत दोषी है तो अदालत अपने आप को कैसे सजा देगी? अदालत भी नहीं दोषी है तो फिर हुआ क्या आखिर? कैसे ये सारा का सारा गेम पलटा? मध्य प्रदेश से इनका नामांकन था, एकमात्र सीट कांग्रेस जीतने वाली थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने गेम कर दिया। लेकिन भाजपा तो गेम करेगी ही, उसको जीतना है साम दाम दंड भेद से। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका ने क्या किया, यह उसका सबसे एक तरीके से कह लीजिए जीवंत उदाहरण है कि किस तरीके से खेल होता है। सुनिए जरा। बताया गया कि कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में नया मोड़ आया। जिस याचिका में उनका नाम प्रतिवादी के रूप में शामिल था और जिसका उल्लेख न करने के आधार पर उनका नामांकन खारिज किया, उसी याचिका को हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने सुनवाई से इनकार करते हुए वापस लौटा दिया। क्या गजब मामला है, क्या गजब मामला। और किस तरीके से लोकतंत्र का गाना गा करके आम पब्लिक को बरगलाया जाता है और किस तरीके से अदालतों के बंद दरवाजों में कांड होते हैं, वो देख लीजिए आप। आवेश तिवारी ने एक वीडियो शेयर किया है और उसमें बताया है कि किस तरीके से कांड किया गया है, अदालतों ने कितना बड़ा कांड किया है, वो सुन लीजिए जरा इस वीडियो में। तो सोचिए कि अगर किसी पर कत्ल का आरोप लगा हो, आरोप लगाने वालों ने सजा भी दे दी हो और फिर जिस पर आरोप लगा हो वो कोर्ट तक भी गया हो इंसाफ के लिए, लेकिन कोर्ट ने भी मुंह फेर लिया हो और फिर जब वो इंसाफ से पूरी तरह निराश हो चुका हो तब उसे पता चले कि जिसका कत्ल हुआ था
वो तो मरा ही नहीं, वो तो जिंदा था, फिर सजा किस लिए मिल गई ये भी नहीं पता, किसी के पास नहीं है इसका जवाब। और यही हुआ है मीनाक्षी नटराजन के साथ। हैदराबाद कोर्ट ने वो शिकायत खुद ब खुद वापस कर दी। जिस शिकायत से मीनाक्षी नटराजन की सीट गई, वो शिकायत हैदराबाद कोर्ट ने वापस कर दी। वो शिकायत अब है ही नहीं, मतलब वो मुर्दा जिंदा हो गया है। मतलब मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जो आरोप लगा था, जिस शिकायत को लेकर उनकी राज्यसभा की सीट चली गई, वो शिकायत अब रही ही नहीं। लेकिन सजा जो उन्हें मिल चुकी है अब वो वापस नहीं हो सकती है। तीनों बीजेपी उम्मीदवार बिना एक वोट पाए भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। और अब बात करते हैं टेंडर वाली जज साहिबा की। मैं टेंडर वाली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टेंडर से ही मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद वो एक स्कैम में फंसी और उसके बाद ये सारा मामला खुला। बार एंड बेंच की इस खबर को देखिए, जज स्वाइप्स राइट, टेंडर लूजेस 52 लाख टू एलेज हनी ट्रैप। एक टेंडर ऐप है जहां पर एक तरीके से आप कह लीजिए कि जोड़े बनते हैं, तो जोड़ा बनाने के चक्कर में ये सारा का सारा गेम हुआ। जो राइट स्वाइप करेगा, जो आपसे मिलता जुलता जिससे जो शख्स होगा, आप जो है ये पूरा खेल है, मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए। उस पर फिर कभी बात करेंगे। मामला जज साहिबा से जुड़ा हुआ था। सिद्धांत मोहन है, आज तक के लल्लन टॉप के पत्रकार हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए क्या लिखते हैं। हरियाणा की एक जज हैं, उन्होंने टेंडर पर मैच किया, जिससे मैच हुआ उसने कहा कि पैसा दीजिए, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। धीरे धीरे करके उन जज साहब ने 52 लाख रुपए सामने वाले को दे दिए, फिर वो पैसा लेकर के गायब हो गया। जज ने शिकायत करवाई, लेकिन अपने नाम से नहीं बल्कि घर में काम करने वाली एक महिला से। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता जज नहीं, उनकी हाउस हेल्प हैं, लेकिन पैसे तो जज के अकाउंट से कट गए थे। कोर्ट ने कार्रवाई तो की और आदेश तो दिए, लेकिन यह भी कह दिया कि अपने नाम से शिकायत करनी चाहिए थी। मतलब जज साहिबा सब कुछ छिपाते छिपाते सारे का सारा खुलासा कोर्ट रूम में हो ही गया आखिरकार। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी खबर है। उधर इसी कहानी को लेकर के ये देखिए, ये न्यूज़ 18 की खबर है। टेंडर पर हनी ट्रैप में फंसी जज मैडम, इज्जत बचाने के लिए नौकरानी को बनाया मोहरा, कोर्ट रूम में खुला पूरा खेल। यह हुआ 52,81,000 रुपए की इनके साथ ठगी हुई थी। और इसके बाद दोस्तों अब मतलब कहना सिर्फ ये है कि आपको लगता है कि अदालतों में सब न्याय की मूर्ति बैठे हुए हैं, तो दरअसल ऐसा है नहीं। वहां बहुत बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। एक और खेल हुआ एक अदालत में, यह खेल थोड़ा सा अजीबोगरीब था। पहले इस वीडियो को देखिए। देखिए जज साहब की चेयर पर एक महिला बैठी हुई है, ये जज नहीं है, अचानक आकर के बैठती है और पूरे कोर्ट रूम में हड़कंप मच जाता है, खलबली मच जाती। देखिए ये वो वीडियो है, सबको आदेशित करने लगती है। आदित्य तिवारी का एक ट्वीट देखिए। बताया गया कि वाराणसी में शुक्रवार की यह घटना है, बीते दिन की घटना है। जिला जज की कुर्सी पर एक महिला बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही हैमर पटकते हुए चिल्लाई, ऑर्डर ऑर्डर। वकीलों से कहा, आज मैं जिला जज हूं, गवाह और सबूत पेश करिए। आज सारे मामले की सुनवाई मैं करूंगी, जो भी हो काम हमको बताया जाए। इसके बाद फाइलें उठा करके उनको पलटना शुरू कर दिया। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से वकील चौंक गए। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया तो महिला भड़क गई। वकीलों ने महिला को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो कुर्सी पर बैठी रही। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया और उसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने इसको हिरासत में लिया और कैंट थाने में लेकर के चली गई। मतलब कहना सिर्फ ये है, इस महिला की पहचान वंदना गुप्ता के रूप में हुई है। वंदना का कोई मामला कोर्ट में नहीं है, वो कई बार कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठ चुकी है और एक बार फिर से यही कांड हुआ। अदालतों में सिक्योरिटी, अदालतों में किस तरीके से खेल बनाया जाता है, ये भी उसका एक बहुत शानदार उदाहरण है। एक और खबर बंगाल से जुड़ी हुई है। दो खबरें, एक तो अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई खबर। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अब एफआईआर दर्ज करने की बात, जांच चल रही है, जेल जा सकते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि अपराध का जो स्वभाव है, अपराध का जो नेचर है, वो अमित शाह द्वारा, इस देश के गृह मंत्री के द्वारा दिए गए उस भड़काऊ बयान से कहीं कमतर है।
तो सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने, सवाल अब पुलिस के सामने कि अगर मुकदमा अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ भाषण के मामले में दर्ज हो सकता है तो अमित शाह के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो रहा है। पहले अभिषेक बनर्जी का ये बयान सुन लीजिए, थोड़ा सा बंगाली में आपको, लेकिन समझ में आ जाएगा। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেইনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে হতো। অমিত শাহর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা ইলেকশন কমিশনের নেই, তাই আমার বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে পারেনি। সরকার বদলেছে, এখন মামলা হয়েছে। तो अभिषेक बनर्जी ने इस बयान में सिर्फ यही कहा कि अगर मेरे डीजे वाले बयान पर मेरे पर एफआईआर हुई है तो अमित शाह के खिलाफ क्यों नहीं हुई, जब उन्होंने टीएमसी के लोगों को उल्टा लटकाने का, एक तरीके से उल्टा लटका करके सीधा करने वाला बयान दिया था। तो ये दोस्तों एक घटनाक्रम निकल के सामने आया। एक और खबर दिखाता हूं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये एक इमारत में आग लगी, एक कोलकाता में आग लगी। ये 2 दिन पहले की खबर है। 10 तारीख को ये आग लगी, 11 तारीख को हल्की हल्की ये खबर आई, 12 तारीख को इस खबर ने पूरे नेशनल मीडिया में एक बड़ा इको पैदा किया। और अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये आग लगी वो अपने आप में कई सवाल छोड़ रही है। सवाल ये कि क्या भारतीय जनता, अच्छा इस इमारत में ईवीएम रखी हुई थी, 4000 ईवीएम इसमें जल करके राख हो गई हैं। अलका लांबा लिख रही है कि पहले चुनाव आयोग का फैसला आया कि इलेक्शन खत्म होने के मात्र 45 दिनों तक ही ईवीएम मशीन सुरक्षित रखी जाएगी, उसके बाद नष्ट कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भाजपा को ये 45 दिन भी भारी पड़े, कहीं जांच के आदेश हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुनाव आयोग ने जहां 4000 से अधिक ईवीएम रखी थी वहां आग लग गई और सब राख हो गया, सारे सबूत नष्ट हो गए। आगे अब क्या ही कहा जाए। एक और पत्रकार रूबी अरुण पत्रकार हैं, इन्होंने इसको लेकर के और चौंकाने वाला खुलासा किया। देखिए क्या कुछ कहा करीब 4000 ईवीएम जल करके राख हो गई। और यह हुआ पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अलीपुर इलाके के एक सरकारी बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से। जो 4000 ईवीएम जल करके नष्ट हो गई हैं वो मशीनें दक्षिण 24 परगना जिले के विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल की गई थी। इस आग में इस इमारत के कई अन्य सरकारी विभागों के रिकॉर्ड और सभी दस्तावेज पूरी तरीके से जल गए। इसी इमारत में तीसरी मंजिल पर एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का भी ऑफिस था, जो पूरे दक्षिण 24 परगना जिले के सरकारी सर्वरों और इंटरनेट कनेक्टिविटी को संभालता है। यहां मिड डे मील, शिक्षा और बागवानी जैसे विभागों के रिकॉर्ड्स भी थे। हादसे की जांच कर रहे दमकल विभाग के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के अनुसार जिस अजीब तरीके से इस इमारत में आग फैली, यह सामान्य फायर पैटर्न से एक तरीके से उससे अलग है। आग सबसे पहले लगी तीसरी और चौथी मंजिल पर, इसके बाद बीच की 5वीं और 6वीं और 7वीं मंजिलें काफी हद तक सुरक्षित रहीं, मतलब वहां आग नहीं गई। और फिर सीधे 8वीं और 9वीं मंजिल पर जो ईवीएम रखी थी वो भीषण आग की चपेट में आ गई। अब आप सोच लो, 5वीं 6वीं मंजिल पर आग लगी, 7 8 जिन फ्लोर्स पर ईवीएम रखी थी उन पर आग ही नहीं लगी, फिर उसके बाद 8वें और 9वें फ्लोर पर आग लग गई। क्या गजब तरीके से आग लगी है, सोचिए। तो इस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। इसी को लेकर के एक और खबर दोस्तों जो लल्लन टॉप ने बताया, इसके बारे में छोटा सा हिस्सा पहले सुनिए इसका। आग लगने से 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।